नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा और मेरे YouTube चैनल स्टडी में दिलीप शर्मा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भाई, अपन की अब की जो क्लास होने वाली है वो है आपके पास 12th की लेक्चर 7। ठीक है, 12th के लेक्चर 6 में अपन ने क्या चीज देखी थी, एल्कोहलों से किस तरीके से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जाता है उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो आगे जो आने वाली रिएक्शन है वो है आपके पास क्या, देखना भाई, एक रिएक्शन को अपन ने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद अब जो दूसरी आने वाली रिएक्शन है वो है आपके पास बाय रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। किसके साथ अपक्रिया करवानी है भाई? फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अपक्रिया करवानी है। और फॉस्फोरस हैलाइड के साथ जब अपन अपक्रिया करवाते हैं तो आपके पास कैसे प्रोडक्ट बनते हैं देखना बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? PCl3 के साथ। किसके साथ करवानी है? PCl3 के साथ। PCl3 के साथ जब इस रिएक्शन को करवा रहे हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा? RCl प्लस H3PO3। ये आपके पास यहां से ऐसे प्रोडक्ट बनता है। सेम टू सेम यदि यही की यही एक रिएक्शन और अपन कंप्लीट करवाते हैं PCl5 के साथ तो यहां पर क्या बनता है बेटा? RCl प्लस POCl3 और इसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल बाहर जाता है यहाँ से HCl का। तो ये तो रिएक्शन आसानी से कंप्लीट हो जाती है। यदि अपन क्लोराइड के साथ इस रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पर तो कोई ऐतराज है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐतराज आपके सामने स्टार और रिमेनिंग पॉइंट आता है क्या, कि यदि आपके पास एल्कोहल दिया हुआ है और एरो के ऊपर आपको दे दिया है फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, उसके साथ साथ H2 और यहाँ पर जो X है वो है आपके पास ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया? RCl या RX। ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है। कौन बनता है? RX। अब ये रिएक्शन ऐसे कैसे हुई होगी? यहां पर इसका मतलब ये है कि फास्फोरस के साथ यदि क्लोरीन हो यानी फास्फोरस क्लोराइड हो तो उस स्थिति में तो आपको कोई ऐतराज है ही नहीं, आप आसानी से इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा दो, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यदि आपके पास हाइड्रोक्साइड के साथ जो अल्कोहल है इसके बाद यदि आपको ब्रोमीन के साथ इस रिएक्शन को होना है यानी फास्फोरस ब्रोमाइड के साथ या फास्फोरस आयोडाइड के साथ इस रिएक्शन को करवाना है तो आपके पास क्या होगा? तो आपके पास क्या होना है भाई? यहां पर देखना, ये फास्फोरस है, ये हैलाइड है। हैलाइड के साथ इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं तो आपको रेड फास्फोरस का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यदि रेड फास्फोरस नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे कंप्लीट ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब इनके कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल देख लो भाई। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपके पास बनता है बेटा CH3 CH2 CH2OH। कोई एग्जाम्पल ले लिया और इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा दी? PCl3 के साथ। PCl3 के साथ जब अपन इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है? CH3 CH2 CH2 और यहां पर बन गया आपके पास कौन? Cl और उसके साथ साथ यहां से कौन जाएगा? H3PO3 अलग हो जाएगा। सेम टू सेम इसी रिएक्शन में आपके पास कौन जाता है? 3 मॉलिक्यूल जाएंगे भाई इसके और 3 मॉलिक्यूल इसके जाएंगे, ये है आपके पास। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास ये भी भाई आपके पास थोड़ी सी गलती हुई, ठीक है, यदि आपके पास ऐसे दिया हुआ हो CH3 CH2 CH2OH और इस पे आपको रेड फास्फोरस के साथ क्या दे दिया है? Br दे दिया है या Br2 दे दिया है, तो इस रिएक्शन में आपके पास क्या होगा? देखना भाई, इस रिएक्शन में सीधा सीधा से आपको दिमाग लगाना है ही नहीं, एक ही चीज बना के बाहर निकाल देना है। CH3 CH2 CH2 और Br, ये आपके पास रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होगी। ठीक है भाई, तो ये है आपके पास इन रिएक्शंस का तरीका। आगे जो आने वाली रिएक्शन है वो है आपके पास डार्जन प्रोसेस। एक एक रिएक्शन को अच्छे से लिखते हुए समझते हुए चलना बेटा। अगली जो रिएक्शन है वो है आपके पास डार्जन प्रोसेस यानी डार्जन प्रक्रम। ये नाम रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डार्जन प्रोसेस और कह सकता हूं मैं इसको DARZ डार्जन रिएक्शन। ठीक है भाई, ये है आपके पास ऐसे। यदि अपन डार्जन प्रोसेस या डार्जन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये है आपके पास का डार्जन प्रोसेस या रिएक्शन। देखना भाई, यहां पर आपके पास क्या होगा? यदि आपके पास अल्कोहल है
क्या है आपके पास बेटा, एल्कोहल है, और इस एल्कोहल की रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी पड़ेगी, SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करवानी पड़ेगी बेटा, थायोनिल क्लोराइड के साथ। और खास बात क्या है, यहाँ पर pyridine का उपस्थित होना जरूरी होता है। ये जो रिएक्शन है pyridine की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर बनेगा कौन बेटा, RCl, उसके साथ साथ SO2 गैस बाहर जाएगी और यहाँ से HCl जाएगी। इस रिएक्शन को काफी ज्यादा किफायती रिएक्शन माना जाता है, काफी ज्यादा इजी फॉर्म रिएक्शन माना जाता है। और रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो बनने वाले साइड प्रोडक्ट हैं, SO2 भी आपके पास गैस होता है और HCl भी आपके पास क्या होता है, गैस होता है। तो जैसे ये रिएक्शन में बनते हैं तो रिएक्शन मिक्सर से अपने आप ही क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, और प्रोडक्ट के रूप में केवल और केवल कौन बनता है आपके पास, एल्किल हैलाइड, और ये ही बचा रहता है बिना किसी मेहनत के। ठीक है, तो इस रिएक्शन का आपको ध्यान दे दिया। सबसे पहली बात क्या है कि एल्कोहलों की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं अपन, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे अपन, थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कंप्लीट हुई भाई, pyridine की प्रेजेंस में कंप्लीट हुई। इसकी प्रेजेंस में कंप्लीट हुई भैया, pyridine की प्रेजेंस में कंप्लीट हुई। और यहाँ पर बनने वाले जो आपके पास प्रोडक्ट हैं वो आपके पास क्या होंगे, एल्किल हैलाइड बनेंगे, और एल्किल हैलाइड आपके पास सेफ साइड एल्किल हैलाइड बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी ज्यादा गुड रिएक्शन मानी जाती है। ठीक है, ये है आपके पास इसको कंप्लीट करने का तरीका। तो एल्कोहलों की आपने 3 रिएक्शन पढ़ी। पहली जो रिएक्शन थी वो ही आपके पास कौन सी, पहली जो रिएक्शन थी बेटा वो थी आपके पास किनके साथ रिएक्शन करवा रहे थे, एल्कोहलों की रिएक्शन हेलो अम्लों के साथ करवा रहे थे, हेलो एसिड के साथ करवा रहे थे, तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरी जो अपन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जो रिएक्शन अपने को बन रही थी वो थी आपके पास किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फिर भी आपको एल्किल हैलाइड मिल रहा था। और तीसरी जो रिएक्शन है वो आपके पास किसके साथ मिल रही है, डार्जन्स प्रोसेस। और डार्जन्स प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है, नाम से भी कई बार रिएक्शन पूछ ली जाती है। एरो के ऊपर आपको pyridine दिख के और आपको थायोनिल क्लोराइड साइड में रिएक्शन के मिल जाए तो अभी आपको क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। आगे जो आने वाली रिएक्शन है वो है आपके पास हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ इनकी अपक्रिया करवानी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ जब इनकी अपक्रिया करवाते हैं तो आपको कैसे होगी, देखो भाई, हाइड्रोकार्बन में भी आपके पास जो फर्स्ट मेथड है वो है आपके पास फ्रॉम एल्केन, इसके साथ एल्केन के साथ इनकी अपक्रिया करवानी है। एल्केन के साथ जब इनकी अपक्रिया करवानी है तो आपके पास क्या बनता है, एल्केन के साथ जब अपन अपक्रिया करवाते हैं तो एल्केन के साथ क्या बनता है भाई, ये देखो, एल्केन के साथ जब अपन अपक्रिया करवाते हैं किनकी रिएक्शन करवाएंगे भाई, अपन किसके साथ करवाते हैं, हेलोजन के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, हेलोजन के साथ करवाते हैं, तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन है ये है आपके पास हेलोजनेशन रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजन का जुड़ना, हेलोजन ही इनके साथ क्या होगा, सीधा सीधा जाके जुड़ेगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कोई आपके पास एल्कोहल क्या है आपके पास, एल्केन है, मान के चलिए कोई आपके पास एल्केन है CH4, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं अपन, एरो के ऊपर दे दिया। दूसरी बात क्या है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं अपन, ClX2 के साथ। और ये जो रिएक्शन है Hµ की प्रेजेंस में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, फिनिश होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। यहाँ के पास सनलाइट, और यहाँ पर जब अपन ने बनाया है तो आपके पास क्या बन गया, CH3X, क्या बन गया आपके पास CH3X, और यहाँ से कुछ बाहर निकला तो वो क्या है आपके पास HX। ठीक है भाई, आगे इस रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, X2 के साथ फिर से अपन किसको स्टार्ट करवाते हैं, हेलोजन Hµ को, माइनस यहाँ से बनता है HX, क्या बनता है यहाँ से HX, और यहाँ से क्या बन गया आपके पास CH3 CH2, एक Cl है, एक Cl। आगे इस रिएक्शन को फर्दर करवाते हैं, Cl नहीं सॉरी X आएगा, फिर से इस रिएक्शन में आगे लेके जाएंगे अपन X2 के साथ Hµ को, यहाँ से क्या जाएगा HX बाहर जाएगा और बनेगा क्या यहाँ पर CHX3। फिर से इस रिएक्शन को और आगे लेके गए X2 और Hµ की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बन गया अपने पास CX4। ठीक है, ये हेलोजन का फॉर्मेशन हुआ, और ये रिएक्शन पूरी पूरी क्या होगी, हेलोजनेशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ से कौन बाहर गया, -HX।
अब देखो हुआ क्या होगा यहाँ पे, इन रिएक्शंस को जब अपन देखते हैं तो इन रिएक्शंस को अपन को देखने से ये पता चलता है कि यदि आपके पास यहाँ पर हेलोजन आ जाए क्लोरीन, तो ये रिएक्शन कहलाती है क्लोरीनेशन। इफ X इज Cl, X2 इक्वल टू क्या आपके पास Cl2 है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बेटा, क्लोरीनेशन। दूसरी अपन बात करते हैं, यदि X आपके पास क्या मिल जाए, यदि आपके पास X मिल जाए Br2, तो ये रिएक्शन कहलाएगी बेटा ब्रोमिनेशन। तीसरे यदि आपके पास कौन मिल जाए I2, तो ये रिएक्शन कहलाएगी आयोडीनेशन। क्या कहलाएगी बेटा, आयोडीनेशन। इसको बोलते हैं अपन क्लोरीनीकरण। ब्रोमिनीकरण, हेलोजनीकरण। ये है आपके पास ऐसे ऐसे अभिक्रियाएं आपके सामने तैयार होती है, ठीक है। और हेलोजनीकरण, ब्रोमिनीकरण, क्लोरीनीकरण, जो भी अभिक्रियाएं वो आपके सामने ऐसे कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो ये है आपके पास क्लियर आपके सामने बात कर ली है मैंने किसके बारे में, एल्केन से किस तरीके से इनका फॉर्मेशन किया जाता है। अब कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई एक बात बताइए कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन में सबसे बढ़िया रेट किसकी होगी, सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी किसकी होगी, सबसे आसानी से कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अपन बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब अपन बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर में जब देखते हैं तो बेटा अपने को पता चलता है रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपके पास सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरीनेशन। दूसरा आएगा आपके पास ब्रोमिनेशन। तीसरा आएगा आपके पास आयोडीनेशन। आयोडीनेशन। इसका कारण क्या हुआ है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का कारण क्या हुआ, ध्यान रखना बेटा, ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यानी यहां पर जब अपन देखते हैं तो यहां पर ये HX किसके साथ रिएक्शन क्या होगा, जब हेलोजन का CH3 का ये बॉन्ड टूटा होगा, CH3H, यहां से ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दोनों फ्री रेडिकल है, X में से भी एक इलेक्ट्रॉन दोनों में टूटे, तो ये आपस में कंबाइन हुए, ये आपस में कंबाइन हुए, तब जाके इसका फॉर्मेशन हुआ। यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू मुक्त मूलक अभिक्रिया क्रियाविधि के द्वारा कंप्लीट होते हैं, मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा कंप्लीट, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हुए, और यहां पर जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हुए तो ये कहा जाता है कि जो ब्रोमीन और आयोडीन है, ये कहा जाता है कि यहां पर ये रिएक्शन आयोडीन जब देने के लिए जाता है तो आयोडीन तो खुद कहां की रिएक्शन फ्री रेडिकल बनने से पहले ही तुरंत वापस से आयोडीन के साथ ही कंबाइन हो जाता है। यानी आप हेलोजन के साथ, यानी कि अपन एल्किल के साथ कंबाइन ना होके वापस से किसके साथ कंबाइन हो जाता है, आयोडीन के साथ ही कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से आयोडीन मॉलिक्यूल को आयोडीन मॉलिक्यूल बना रहता है। ये किसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, CH3 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, और इसकी रिएक्टिविटी भी आपके पास क्या होती है, कम होती है। ये आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ठीक है। हाँ, अरे ये गलत अपन ने कर दिया, इसको बोलते हैं बेटा आयोडीनीकरण, ठीक है। तो ये आपके पास इन रिएक्शंस को करने का तरीका होता है। आगे आने वाली एक और बात यहाँ कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि भाई हेलोजिनेशन रिएक्शन में एल्किल जो आपके पास एल्केन बनते हैं, जो भी आपके पास एल्केन बनते हैं, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, किनका, एल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। तो अपन लिखेंगे एक और यहाँ पर ऑर्डर देख लेते हैं। पहला ऑर्डर तो आपने किसका देख लिया है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन रिएक्शंस का। एक और ऑर्डर अपन देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, ठीक है। तो एल्केन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में देखते हैं तो अपने को क्या पता चलता है बेटा, ये पता चलता है भाई रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन के बारे में जब अपन बात करते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो आपके पास रिएक्टिव होता है वो है आपके पास टर्शरी एल्केन, उसके बाद है आपके पास सेकेंडरी एल्केन, और सबसे कम है आपके पास बेटा प्राइमरी एल्केन।
सबसे कम आपके पास रिएक्टिव होता है। और इसके कारण ये अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनता है वो आपके पास बीच में जो बनने वाला इंटरमीडिएट होता है वो आपके पास फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो आपके पास कार्बोकैटायन की जैसी होती है, और 3 डिग्री पर जो कार्बोकैटायन होता है या फ्री रेडिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसी की वजह से ये रिएक्शन आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखने वाले हैं एल्केनों की अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो देखिए आगे जो अपन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। किसके जरिए? एल्कीन के जरिए रिएक्शंस को कैसे अपन कंप्लीट करते हैं, एल्कीन के जरिए रिएक्शंस को कैसे कंप्लीट करते हैं वो देखेंगे। एल्कीन के बारे में जब अपन बात करते हैं तो जो पहली रिएक्शन आती है वो आती है आपके पास बाई एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड। ठीक है, हेलोजन हैलाइड के साथ इनकी किस तरीके से एडिशन के बाद इस रिएक्शन को अपन कंप्लीट, सॉरी हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इन रिएक्शंस को अपन कैसे देखते हैं। देखिए भाई क्या करवाना है, एल्कीन पर किसका एडिशन करवाना है, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाना है। देखना बेटा, जब अपन हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाते हैं तो किसके पास ऊपर करवाते हैं अपन, एल्कीन के ऊपर। अब इस बात को समझने से पहले एक बात और अपने दिमाग में आती है कि एल्कीन को जब अपन पढ़ते हैं तो एल्कीन बेटा आपके पास दो तरीके से देखी जाती है। एक तो होती है बेटा आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरी होती है बेटा आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बोले तो असममित एल्कीन, इसको बोलते हैं बेटा अपन सममित एल्कीन। क्या बोलते हैं इसको, सममित एल्कीन। बोले सर ये सममित और असममित से मतलब क्या होता है बेटा, देख लो इस बात को। सममित का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एल्कीन के बारे में कहां पर बात करते हैं, जहां पर डबल बॉन्ड की बात करते हैं, और डबल बॉन्ड के रेस्पेक्टिव यदि दोनों के दोनों साइड एक जैसी हो, यानी दोनों तरफ एक ही तरीके के हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर ये कहलाता है आपके पास सममित एल्कीन। यानी इधर की साइड में भी CH3 है और इधर की साइड में भी कौन है, CH3, तो ये हो गया आपके पास सममित एल्कीन। लेकिन यदि दोनों के दोनों तरफ में से आपके पास अलग अलग तरीके के हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हो, CH2 CH3, और इधर की साइड में कौन जुड़ गया, केवल CH3, तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, सममित एल्कीन और असममित एल्कीन के बारे में हमने बात कर ली। यदि दोनों तरफ समान तरीके के हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हों डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट तो वो सममित एल्कीन आ जाएगा। यदि दोनों तरफ असमान तरीके के हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हों, असमान तरीके की चेन आपके पास प्रेजेंट हो, तो आपके पास कैसा हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट, तो असममित एल्कीन के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब अपन एडिशन की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल एल्कीन में सबसे पहले अपन बात करेंगे फोर सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में जो अपन बात करते हैं तो अपने को एक बात सीधा सीधा पता चलती है कि यहाँ के पास ये है सिमेट्रिकल एल्कीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यदि इनके ऊपर किसका एडिशन करवाना है, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाना है, किसका एडिशन करवाना है, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाना है, तो इस स्थिति में क्या होता है, देखो भाई यहां पर क्या होता है, आपके पास ये बॉन्ड इधर की तरफ चला जाएगा, शिफ्ट होगा एक साइड में, और जिधर की साइड अपोजिट साइड से शिफ्ट होगा उधर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, और आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पे जाके सीधा सीधा आक्रमण करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पर अटैक करते ही तुरंत तुरंत क्या बनेगा, देखना भाई CH3 CH, यहां पर तो कौन जुड़ गया, हेलोजन, हाइड्रोजन कहां पर जाकर जुड़ेगा, दूसरी अपोजिट वाली साइड पे H, और यहां पर आपके पास कौन बन गया, CH3। अब इसमें आप किधर की भी साइड से कैसे भी एलिमेंट को जोड़ दो, यदि हाइड्रोजन को आप यहां जोड़ोगे तब भी प्रोडक्ट वही बनेगा, यदि आप हाइड्रोजन को यहां जोड़ोगे तब भी आपके पास वही प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिकल एल्कीन में जब अपन हेलोजन का एडिशन करवाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। अपन ये कहेंगे आफ्टर एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम एल्केन single product will be formed। एक ही प्रोडक्ट आपके पास बनता है, ठीक है। ये है आपके पास इसका सेंटेंस। इसके बाद जब अपन दूसरी बात करते हैं किसके बारे में, सिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में, एक और एग्जांपल देख लो भाई, आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहे, क्या पता। ये लो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। यदि इस पर अपन किसका एडिशन करवाते हैं, HBr का एडिशन करवाते हैं, तो यहां पर देखना बेटा कुछ भी हो जाए, CH2 इधर की साइड में Br सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आपके पास L है, ये आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनता है। Br को इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर बनना है और इस प्रोडक्ट में आपके पास ये सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है। तो इसीलिए मैंने कह दिया कि सिमेट्रिकल एल्कीन पर इस तरीके से सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है। लेकिन यदि अपन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ रामायण कुछ अलग मिलती है अपने को देखने के लिए, यहाँ कुछ एक अलग ही कहानी अपने को देखने को मिलती है। और ये कहानी क्या है बेटा, देखना बेटा। फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में जब अपन देखते हैं तो अपने को एक बात सीधा सीधा पता चलती है कि यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनने के चांस हो जाते हैं। यहाँ पर दो रूल अपन अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक तो है बेटा आपके पास मार्कोनिकोव रूल, और दूसरा एक नियम और आता है यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। जब अपन मार्कोनिकोव रूल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक खास बात क्या होती है कि एल्कीन के जब अपन का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है देखना भाई। जब अपन मार्कोनिकोव नियम की बात करते हैं तो एक बात अपने को पता चलती है कि यहाँ पर जो जुड़ने वाला जो नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन हैलाइड है, यानी हेलोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज अटैच करूंगा, attach the carbon which have less number of hydrogen atom, दूसरी अपन बात करते हैं जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो, कम हो, जहां पर क्या हो, हाइड्रोजन एटम की संख्या कम हो, ये आपके पास मार्कोनिकोव रूल हो गया। दूसरी अपन बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट होता है HX का वो कहां पर जाके जुड़ेगा, जो वहां पर जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। इसका एक और नाम है, इसको अपन बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं कई बार इसको, एक और नाम से इसको जानते हैं भाई, खरास इफेक्ट भी इसको कई बार बोलते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट बोलने के पीछे एक कारण है कि ये जो आपके पास रूल है यहाँ पर क्या होता है, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नियम की अपन बात करते हैं। जब तक किसी भी एरो के ऊपर पेरोक्साइड आपको ना दिया हो इसकी अपन बात करेंगे नहीं। पेरोक्साइड क्या है आपके पास, ये है, मान लो चलिए ROOR, ये आपके पास एक पेरोक्साइड प्रेजेंस करता है। एग्जांपल के रूप में मैं ले लेता हूं आपके पास बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या हो गया अपने पास, ये है आपके पास C6H5 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O C6H5, ये आपके पास बेंजोइल पेरोक्साइड के नाम से। और इस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपके पास जब कंप्लीट होती है तो इसको अपन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। होता क्या है इस नियम में, यहाँ पर जो हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। यानी अपन ये कहेंगे नेगेटिव पार्ट ऑफ
HX is attached the carbon which have higher number of हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई, विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपके पास क्या बन गया, एंटी मार्कोनिकॉव रिंग, ठीक है। तो ये दो बात आपने पढ़ ली है। अब इनके अलावा जो आगे आने वाली इनकी ही रिएक्शन है वो बेटा मैं इस व्यूज को अच्छे से और अपन इनकी जो अप्लाई रिएक्शन है वो अपन देखने थोड़ी ही देर में अपन इनको डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा इसको हटा रहा हूं, बात तो समझ में आई होगी मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है। रूल के अलावा इनकी रिएक्शंस को देखते हैं बेटा, देखना एंटी मार्कोन। सबसे पहले मार्कोनिकॉव के बारे में बात कर लेता हूं। ये आपके पास आर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, यदि इसकी HX के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, इसके साथ रिएक्शन करवा दी जाए भाई, HX के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, HX के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके पास क्या पता चलता है, देखो भाई R CH डबल बॉन्ड के साथ CH, यहां पर आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड का तो होगा आइसोलेशन, किसी एक साइड को आप जब R इक्वल साइड में है, यहाँ पर तो दोनों तरफ एक ही तरीके से है, ये आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीनी बन गई। और सिमेट्रिकल एल्कीनी में तो आप किसी भी जगह पर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को जोड़ दो, हाइड्रोजन को जोड़ दो, आपके पास एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनने हैं। यदि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, ये आपके पास आ गई RCH डबल बॉन्ड CH2, यदि यहाँ पर आपको क्या करना है, HX का एडिशन करवाना है। किसका एडिशन करवाना है, HX का एडिशन करवाना है, ठीक है। इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ, मान को भी CH3। इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एंड मार्कोनिकॉव रूल है, कोई पेरोक्साइड नहीं है इसकी प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन किसके साथ कैसे कंप्लीट होगी, एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब ओपन करवाते हैं और एरो के ऊपर कोई पेरोक्साइड नहीं हो तो रिएक्शन कैसे होती है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। और मार्कोनिकॉव रूल क्या कहलाता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो नेगेटिव पार्ट सीधा सीधा इस पे जाके जुड़ना है, यानी यहाँ पर बन गया CH3 CHX और ये बन गया अपने पास CH3। ये आपके पास मॉलिक्यूल इस तरीके से तैयार होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ये मार्कोनिकॉव रूल है। यदि किसी ने आपसे ये कह दिया कि इसी में एरो के ऊपर मैंने पेरोक्साइड लिख दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX और इसके साथ साथ ही मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर पेरोक्साइड लिख दिया। यदि पेरोक्साइड लिख दिया, अब देखना स्टेटमेंट क्या होगा, एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट कौन सी जगह जाके जोड़ेगा, डबल बॉन्ड की उस साइड पे जाके जोड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर तो जुड़ गया आपके पास हाइड्रोजन और यहां पर जुड़ जाएगा भाई हाइड्रोजन, तो ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो ये तो हो गई अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। और ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या हुई है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ये है बात आपकी यहाँ पर जाके फिनिश होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ एक जो रिएक्शंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में आके डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा पार्ट बाकी है, अगली क्लास में आते हैं आपकी प्रिपरेशन मेथड खत्म हो जाए, ठीक है बेटा। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।